क्वेश्चन है हमारे पास। हमसे पूछा गया है कि दिए हुए सर्किट में जो वोल्टेज V1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि हमें 1 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सर्किट को थोड़ा सा अरेंज करेंगे, क्योंकि ये जो 4 ओम है और ये वाला जो 4 ओम है ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे हम सबसे पहले। तो देखते हैं सर्किट को रीड्रॉ करने के बाद क्या मिलता है हमें। 10 एम्पियर एजिटेज, इसके बाद यहां पर आएंगे तो जो 1 ओम है जिसके अक्रॉस हमें कैलकुलेशन करनी है ये एजिटेज रहेगा, क्योंकि कभी भी हम कन्वर्जन में जिस पैरामीटर के अक्रॉस वैल्यू पूछी गई है उसको कभी भी कन्वर्जन में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ जो 4 था यहाँ पर ये 4 था, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला है तो फाइनली हमें 2 ओम मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो करंट सोर्स रहेगा हमारा डाउनवर्ड, उसको हमने 5 एम्पियर का डाउनवर्ड सोर्स बना दिया है। तो फाइनली अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो करंट सोर्स है और ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है इन दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में चेंज कर देंगे। बस आखिरी कन्वर्जन होगा ये हमारा, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे फर्दर। तो 10 एम्पियर एज इट इज, इसके पैरेलल में हमारा 1 ओम हो गया, 2 ओम ये ऊपर वाला हो गया। लेकिन जब हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ओम हमें यहां भी ऐड करना पड़ेगा और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें 10 वोल्ट मिल जाएगा। और याद रखेंगे हम करंट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होनी चाहिए, इसीलिए जो पोलैरिटी डिसाइडेड होगी वोल्टेज सोर्स की वो कुछ इस तरीके से होगी। होपफुली क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम इस नोड पर, ये जो नोड दिख रहा है ना ये Vx नोड है, बस कुछ नहीं करेंगे, इस नोड पर हम नोडल एनालिसिस यूज कर देंगे। ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे हम एट नोड Vx। ठीक है। Vx नोड पर बाय नोडल एनालिसिस। तो इनकमिंग करंट 10 एम्पियर है, ये वाली जो करंट है ये इनकमिंग है, इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इसका माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस Vx अपॉन 1 हो जाएगा, प्लस Vx प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 2 4 हो गया, इक्वल टू 0। 4 से पूरी इक्वेशन है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का 40 मिलेगा, प्लस का 4Vx प्लस Vx प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है। 5Vx इक्वल टू 30 हमें यहां से मिल जाएगा और Vx की वैल्यू कितनी, 6 वोल्ट आ गई है। तो जो Vx होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि किसी सर्किट कंपोनेंट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अपोज करता है चेंज इन सर्किट वोल्टेज का। ठीक है ना। ऐसा कौन सा सर्किट कंपोनेंट है जो सर्किट में चेंज होने वाले वोल्टेज का अपोज करे। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी सी। कैपेसिटेंस हमेशा किसी सर्किट में चेंज होने वाले वोल्टेज का अपोज करता है। ठीक है। अगर वहीं हम बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर हमेशा किसी सर्किट में जो इंडक्टर होता है या इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस हमेशा किसी सर्किट में जो करंट में जो चेंज हो रहा है ना उसका अपोज करेगा। ठीक है ना। यानी कि करंट में चेंज नहीं होने देगा। सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि V की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि जो V है हमें इसकी वैल्यू बतानी है। दिए हुए सर्किट से इस V की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना। इस 1 ओम के अक्रॉस में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है सिंपली। तो हम क्या करेंगे, इस नोड पर, इस नोड को Vx मान लेते हैं तो सिंपली नोडल एनालिसिस यूज करेंगे। तो एट नोड Vx, ठीक है, Vx नोड पर तो जो 3 एम्पियर है ये वाला जो करंट है ये इनकमिंग है यहां पर, तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है। इनकमिंग करंट नेगेटिव इसीलिए ली जाती है क्योंकि जो Vx होता है उसको हम हायर पोटेंशियल पे मानते हैं। करंट की डायरेक्शन Vx पर इन एक्चुअल कुछ आउटवर्ड होगी हमेशा, लेकिन अब हम करंट ये इनवर्ड ले रहे हैं तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए 3 है, जो 3 एम्पियर है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है ना। ये इसका रीजन है। तो माइनस का 3 प्लस
वी एक्स अपॉन 1 प्लस वी एक्स प्लस 3 अपॉन 1 इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा हमें 2vx इक्वल टू 0, दैट इज vx इक्वल टू 0। यानी कि जो नोड वोल्टेज है हमारा vx, नोड वोल्टेज है हमारा vx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? तो नोड वोल्टेज हमारा 0 आ गया है, ठीक है ना, नोड वोल्टेज हमारा 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें मिल गया यहां से यहां तक का वोल्टेज vx, ठीक है ना। एक बार हम इस लूप में मूव कर जाएंगे, तो माइनस साइन में पहले लेता हूं, मतलब जो पहले साइन मिलता है मैं उसको हमेशा पहले लेता हूं केबीएल में, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन मिल रहा है हमें, तो माइनस का vx हो गया, ऊपर माइनस का 3 मिल रहा है, और इस साइड साइन कुछ इस तरीके से होगा प्लस माइनस, तो यहां से प्लस का vx हो जाएगा, इक्वल टू 0 रख देंगे इसको। तो जो vx का वैल्यू है वो 0 मिला है हमें, 0 पुट कर देते हैं, माइनस का 3 प्लस v इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो v इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया। तो जो पोटेंशियल है यानी कि जो v है, इस v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3 वोल्ट आ गई है। कितनी आ गई है, 3 वोल्ट आ गई है। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 वोल्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दो हीटर दिए हुए हैं, दो हीटर हमारे पास मेंशन है क्वेश्चन में, और दोनों की रेटिंग जो है वो सेम ही है, 1000 वोल्ट एंड 250 वोल्ट, और दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है हमने 250 वोल्ट के अक्रॉस। तो टोटल पावर कितनी ड्रॉन होगी सप्लाई से इन दोनों के दोनों सीरीज हीटर के केस में? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है जब दोनों की रेटिंग सेम है तो दोनों का रेजिस्टेंस भी लगभग लगभग क्या वो तो सेम ही होगा, ठीक है ना। तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा, तो वी स्क्वायर अपॉन पी से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे बेसिकली, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 250 इंटू 250 अपॉन पावर कितना हो जाएगा 1000। 4 बार ये कटेगा, 4 से हम इसको काटेंगे तो 62.5 ओम हमारे पास जो है R1 इक्वल टू R2, इसकी वैल्यू हमारे पास 62.5 आ गई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सिंपली पावर को कैलकुलेट करना। तो चलिए पावर को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों हीटर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है, इसकी जो रेजिस्टेंस है 62.5 ओम, इसकी भी 62.5 ओम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सप्लाई से कनेक्ट कर दे रहे हैं। सप्लाई हमारे पास कितनी है, 250 वोल्ट है। अब इसमें से अगर हम करंट आई को कैलकुलेट करें, अगर हम करंट आई को कैलकुलेट करें तो आई बराबर में कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट। सीरीज सर्किट है तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास 125 हो जाएगा, 62.5 इसको ऐड करेंगे तब, ठीक है, 250 ऊपर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमें करंट 2 एम्पियर देखने को मिल रही है। आई का वैल्यू कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया हमारे पास, आई इक्वल टू 2 एम्पियर। तो बस हमारे पास वोल्टेज भी मिल गया हमें इनपुट, और इनपुट करंट भी मिल गई। वोल्टेज और करंट इन दोनों का प्रोडक्ट करके हम इनपुट पावर भी निकाल सकते हैं, V इंटू आई हो जाएगा यहाँ पे। तो V हमारे पास 250 है, और अगर I की बात करें तो I 2 है, दैट इज 500 वॉट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज द 500 वॉट। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में जो इफिशियंसी होती है, मैक्सिमम इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में जो इफिशियंसी होती है लोड की वो कितनी होती है, बेसिकली क्वेश्चन में यही मेंशन है। तो सबको पता होगा 50% इफिशियंसी होती है, ठीक है। कैसे होती है 50% इफिशियंसी, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी दिया हुआ सर्किट होता है उसका VTH RTH हम कैलकुलेट करते हैं, VTH RTH कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो लोड रेजिस्टेंस लगा होता है, क्योंकि हम इनिशियली उसको रिमूव कर देते हैं VTH RTH के लिए, लेकिन बाद में जब VTH RTH आ जाता है तो RL को भी कनेक्ट करना पड़ता है हमें। तो बस इसमें से आई करंट फ्लो होती है। तो बेसिकली अगर हम इफिशियंसी निकालें, दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट हमारा RL है, तो आउटपुट का जो वैल्यू होगा वो आई स्क्वायर RL हो जाएगा, ठीक है। इनपुट की बात करें तो इनपुट की बात होगी तो आई स्क्वायर RTH प्लस RL हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इनपुट पावर हमारी यही तो होगी ना, तो हमारा इनपुट पावर ये हो गया। अब आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो इफिशियंसी बच रही है हमारे पास RL अपॉन RTH प्लस RL ही तो इफिशियंसी बच रही है हमारे पास, ठीक है ना। अब हमें चूंकि पता है कि RL इक्वल टू RTH होना चाहिए,
मैक्सिमम पावर के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो है RL हमेशा RTH के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। तो हम क्या करेंगे, RL को RTH के बराबर पुट कर देंगे, तो ऊपर भी RTH आ जाएगा और नीचे भी RTH आ जाएगा, तो RTH प्लस RTH नीचे हो गया, ठीक है, इक्वल टू RTH अपॉन 2RTH। RTH से RTH कैंसिल हो गया तो 1/2 बचा, यानी कि 0.5, और इसी 0.5 को हम जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 50% हमारा जो है रेजिस्टेंस का, सॉरी, जो इफिशियंसी है उसका वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना। तो इफिशियंसी कितना आ गया हमारे पास, 50% आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमें करंट का वैल्यू बताना है कि कितनी करंट फ्लो होगी 1 ओम में से, यानी कि जो करंट आपको दिख रही है, ये आई की वैल्यू दिख रही है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी किसी सर्किट में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्ट हों, ठीक है, किसी भी पैरामीटर्स के, तो हमेशा जो वोल्टेज का इफेक्ट होता है उसी को हम कंसीडर करते हैं। तो इस केस में आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/1, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो कुछ नहीं करना है आपको, सुपरपोजिशन थ्योरम आप यूज कर सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम 5 वोल्ट को कंसीडर करेंगे, ठीक है, और दूसरे सोर्स को उसके इंटरनल आइडियल रेजिस्टेंस से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो करंट सोर्स है वो ओपन हो जाएगा, ये वाला करंट सोर्स ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो इंटरनल होता है, आइडियली इंटरनल रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट होता है, तो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर देते हैं। तो फाइनली जो आई मिलेगा हमें 5 वोल्ट जब हम कंसीडर करेंगे, 5 वोल्ट जब हम कंसीडर करेंगे, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/1, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। सिंपल सी बात है। लेकिन जब हम 5 एम्पियर का जो सोर्स है उसको कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि करंट सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में जो करंट फ्लो होगी, मैं इस वाली आई की बात कर रहा हूं, इस वाली आई की बात कर रहा हूं, जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो आई का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। जब 5 एम्पियर के सोर्स को हम कंसीडर करेंगे तो जो वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, तो पूरा का पूरा करंट यहीं पर फ्लो हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, पूरा का पूरा करंट यहीं पर फ्लो हो जाएगा। इसमें जो करंट है वो होगा ही नहीं इस वाली ब्रांच में, जिसमें हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो जो नेट करंट देखने को मिलेगा, जो आई नेट देखने को मिलेगा, वो आ जाएगा 5 + 0, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो ये हमने सुपरपोजिशन से इसको सॉल्व कर लिया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज 5 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ का कर्व जो होता है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, तो वो हमेशा वो लीनियर होता है। जो ओम्स लॉ का कर्व होता है ना, हमेशा कैसा होता है, लीनियर होता है। आपने देखा होगा, एक एक्सिस पे हमारा वोल्टेज होता है और दूसरी एक्सिस पे हमारा करंट होता है, और इन दोनों के बीच में जो है लीनियरली ग्राफ देखने को मिल जाता है। तो हमेशा लीनियर होगा ये। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, देखो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे, आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे, और इसी को हम रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये सीधे सीधे डिपेंड करती है कंपोजिशन ऑफ मटेरियल पे, ठीक है, डायमेंशन वगैरह पे कभी भी ये डिपेंड नहीं करती है। तो कंपोजिशन क्या होगी मटेरियल की, उस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो इसके लिए जो ऑप्शन बी है हमारा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम इज इसेंशियली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम आवश्यक रूप से किस कंसेप्ट पर डिपेंड करती है, किस कंसेप्ट पर बेस है। तो हमेशा जो ध्यान रखेंगे, ये कंसेप्ट ऑफ लीनियरिटी और कंसेप्ट ऑफ होमोजेनिटी, इस पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए हम जो सुपरपोजिशन थ्योरम है उसका यूज कभी भी पावर कैलकुलेशन के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि पावर हमारा नॉन लीनियर होता है। पावर इक्वल टू I² R इक्वल टू V²/R। तो जब पावर नॉन लीनियर है और इसका कंसेप्ट ही लीनियरिटी पे बेस्ड है, तो भाई सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज हम कभी भी पावर कैलकुलेशन के लिए इसीलिए ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज वोल्टेज और करंट, इनके कैलकुलेशन के लिए बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि टाइम कांस्टेंट इस दिए हुए नेटवर्क का कितना होगा। तो देखो,
जब स्विचिंग का इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है तब ये आर है ना, ये ओपन हो गया, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे टाइम कांस्टेंट के अंतर्गत। तो हमारा जो इफेक्टिव सर्किट होगा, जो हमें जिसके अक्रॉस हमें कैलकुलेट करना होगा टाइम कांस्टेंट को, तो वो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें आरसी सर्किट के टाइम कांस्टेंट की, तो इसका टाइम कांस्टेंट आरसी ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 2R है। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट है 2R और C। जब हम R निकालेंगे, R का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो C के अक्रॉस निकालेंगे, जब हम C का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R के अक्रॉस निकालेंगे। तो फाइनली हमें क्या देखने को मिलेगा, टाउ इक्वल टू आर सी इक्वल टू 2RC। ठीक है ना, क्योंकि R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट हमें लेना होता है बेसिकली, R इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट सिंपली 2R है यहाँ पे, C इक्विवेलेंट C है यहाँ पे, तो RC ही इसका टाइम कांस्टेंट होता है, तो 2RC हो गया। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करेंगे। हमसे पूछा गया है कि 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो नेट कैपेसिटेंस हमें कितना देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जब C वैल्यू के कैपेसिटर n टाइम्स पैरेलली कनेक्ट करे जाएं, तो इनकी जो ओवरऑल वैल्यू हो जाती है, जो C इक्विवेलेंट देखने को मिलता है, वो Cn हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, बेसिकली कैपेसिटर की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड है और इनको 4 इनकी सीरीज है जो पैरेलली कनेक्ट करी गई है। इसके बाद यानी कि 4 कैपेसिटर्स को हमने पैरेलली कनेक्ट किया, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 into 4 that is equal to 40 माइक्रोफेरेड। दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, और याद रखेंगे सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, सीरीज में इंडक्टर हमेशा जुड़ता है, लेकिन सीरीज में कैपेसिटर हमेशा नहीं जुड़ेगा, कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में जुड़ता है, हमेशा उल्टा होता है कैपेसिटर के केस में। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जब भी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है तो सिंपली हम उसको ऐड करते जाएंगे, सिंपली उसको ऐड ही करेंगे। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट, परमियंस इज एनालॉजस टू। तो परमियंस जो होता है वो हमेशा किसके एनालॉजस होता है, तो कंडक्टेंस के एनालॉजस होता है। ठीक है, जिस तरीके से परमियंस मैग्नेटिक सर्किट में काम करता है, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी काम करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें रिलक्टेंस की, तो रिलक्टेंस का एनालॉजस होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का होता है रिलक्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, हमें एक वायर गिवन है 10 ओम का, इसको हमने स्ट्रेच किया है 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि 1/10 इसको और बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया है। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी आफ्टर द स्ट्रेचिंग, बेसिकली यही क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है भाई, पहले इसकी लेंथ L1 थी। ठीक है, बाद में जो L2 इसकी लेंथ करी गई, तो उसमें कितना चेंज हुआ, L1 प्लस 1/10 L1, यानी कि सिंपली 11/10 L1। तो L2 इक्वल टू 11/10 L1। तो L2/L1 का रेशियो हमें कितना मिल जाएगा भाई देखने के लिए, तो 11/10। ठीक है, अब एक चीज और, यहां पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा हमारा, क्योंकि हमने उसी वायर को स्ट्रेच किया है, समझ रहे हैं ना, उसी वायर को हमने स्ट्रेच किया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो सिंपली A1 L1 इक्वल टू A2 L2। ठीक है, तभी वॉल्यूम मिलेगा हमें। अब यहां से हम रेशियो निकाल लेंगे, A1/A2 इक्वल टू L2/L1। ठीक है, अब देखो A1/L2 इक्वल टू L2/L1, इसका जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, अगर हम इसको इक्वेशन से माने तो 11/10 जो है ओवरऑल हमें रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। देखो ये आ गया। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो देखो इसके केस में हमने उसी सेम वायर हम यूज कर रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी तो हो जाएगी कांस्टेंट। ठीक है ना, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ρL/A। तो इसमें रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो हम इसको जब रेशियो में लिखेंगे R1/R2 इक्वल टू L1/L2 इंटू A2/A1। सिंपल है, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है वो तो कांस्टेंट हो गई, तो उसको तो हम लिखेंगे नहीं, और अगर हम लिखते भी हैं तो कैंसिल हो जाएगा वो। ठीक है ना, तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा जो, वो यही आएगा, क्योंकि पता है कि R जब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो तो R डायरेक्टली L के प्रोपोर्शनल होता है और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के होता है। ठीक है, तो बस हमने उसी का यहां पे यूज किया है इस पूरी की पूरी इक्वेशन को बनाने में। अब कुछ नहीं करना है, हम
R1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे जो कि हमें 10 ओम ऑलरेडी गिवन है। R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है जो कि हम कैलकुलेट करेंगे R2 की वैल्यू। L1 और L2 का रेशियो हमारे पास कितना है 10/11 है। यहां से देखो L1 और L2 का रेशियो निकाल लेंगे हम, कितना आ गया 10/11 आ गया। ठीक है, और अगर हम A2/A1 की बात करें तो ये भी 10/11 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 100/121 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो R2 इक्वल टू आ जाएगा 121/0/100 दैट इज 12.1 ओम। तो R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है भाई, R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12.1 ओम। R2 का वैल्यू कितना आ गया 12.1 ओम। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, घबराना नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद सिंपल से सॉल्व करेंगे, बेसिक कंसेप्ट यूज करके तो हो जाएगा आसानी से। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमें एक वोल्टेज डिवाइडर सोर्स जो है सर्किट गिवन है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है और VTH RTH कितना होगा निकाल के बताना है। तो सर्किट हमारा ये रहा, तो VTH हम इसी के अक्रॉस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा VTH होगा। तो सिमिलरली VTH के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन यूज करेंगे, 10 × 80, दोनों को ऐड कर देंगे, 80 + 120 तो 200 हो गया। ठीक है ना, तो फाइनली हमें कितना देखने को मिल गया 4। तो VTH की वैल्यू 4 वोल्ट आ गई है। सिमिलरली RTH जब हम कैलकुलेट करने के लिए निकलेंगे तो देखो जब RTH कैलकुलेट करेंगे तो जो 10 वोल्ट का सोर्स है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है ना, 10 वोल्ट का सोर्स शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने। इसके बाद जो 120 है और 80 ओम है, ये दोनों के दोनों पैरेलली कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 120 × 80/200। ठीक है ना, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 5 दूना 10, 5 चौको 20, तो 48 ओम ये मिल गया हमें देखने के लिए। तो RTH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 48 ओम। RTH हमारे पास 48 ओम आया है और 4 वोल्ट हमारे पास VTH निकल के आया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करेंगे, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है टर्मिनल X और Y के अक्रॉस। ये टर्मिनल हमारा X हो गया, ये टर्मिनल Y हो गया हमारा। ठीक है, जब हम इस फिगर को देखते हैं तो हमें ब्रिज का याद आता है कि ब्रिज होगा, डेफिनेटली ब्रिज हो गया। तो सबसे पहले हम बैलेंस की कंडीशन देखेंगे, इसकी अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट करके देखते हैं। ठीक है, अगर ये सेम आ जाता है तो उस केस में जो ब्रिज है वो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 150 आ गया, यहाँ पर ही 150 आ गया, यानी कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। और जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा ना तो ये बीच वाली ब्रांच हट जाएगी क्योंकि इसमें से कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा। तो सिमिलर वे में अगर हम देखें इसको तो जो 5 ओम है और 15 ओम है ये दोनों को दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो 20 ओम ये हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी 10 ओम और 30 ओम की तो 40 ओम ये हो गया। 20 और 40 बस इनका हम पैरेलल निकाल लेंगे और वैल्यू हमारी आ गई। तो 20 पैरेलल विथ 40। ठीक है, तो 20 × 40/60, 20 × 60 दैट इज इक्वल टू 40/3। तो इसका जो आंसर है 40/3 दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि थेवेनिन थ्योरम के एप्लीकेशन में जो सर्किट रहता है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो इस केस में क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है और उसके साथ हम क्या करते हैं सीरीज में एक इंपीडेंस को कनेक्ट कर देते हैं। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो है हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि 3 रेजिस्टेंस है 5 ओम की, उनको कनेक्ट किया गया स्टार में, तो इनका जो इक्विवेलेंट डेल्टा होगा वो कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर 5 ओम की रेजिस्टेंस को हम स्टार में कनेक्ट कर रहे हैं तो डेल्टा के केस में उनकी वैल्यू 15 ओम हो जाएगी, प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर डेल्टा में जो रेजिस्टेंस मान के चलो अगर R है तो वो रेजिस्टेंस स्टार के केस में कितना हो जाएगा R/3। ठीक है, अगर हम बात करें स्टार के केस में कोई रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना, तो डेल्टा के केस में वो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 3R हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। यानी कि सिंपली सी हमें एक बात याद रखनी है, कभी भी स्टार दिया जाए तो हम डेल्टा में 3 गुना कर देंगे, एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे उसको, और अगर स्टार दिया जाए तो स्टार को हम डेल्टा में 3 गुना कर देंगे
और अगर डेल्टा दिया जाए तो स्टार बनाने के लिए हम उसको 3 टाइम्स कर देंगे, 1/3 कर देंगे उसको, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखेंगे इनके बीच में 3 गुने का अंतर आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें सीरीज आरसी सर्किट गिवन है, वोल्टेज अक्रॉस सी स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है भाई, द मोमेंट एट विच स्विच इज स्विचिंग, मतलब जिस मोमेंट पर हम स्विच कर रहे हैं यानी कि सर्किट को कनेक्ट कर रहे हैं वी वोल्ट से, तो रेशियो ऑफ इंक्रीजिंग वोल्टेज अक्रॉस सी एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, यानी कि जो वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है उसका रेशियो कितना होगा जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो सी के अक्रॉस हमें वोल्टेज बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्किट ये है हमारा आरसी सर्किट, ये आर हो गया, ये सी हो गया, इसको हमने एक स्विच के थ्रू कनेक्ट किया है, ट्रांजिएंट का एग्जांपल है ये, ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है, ठीक है। और वी वोल्टेज से हमने इसको कनेक्ट किया है। और अगर हम बात करें वोल्टेज की तो सी के अक्रॉस जो वोल्टेज वीसी है वो हमें देखने को मिल जाएगा। अब इस वोल्टेज वीसी की वैल्यू कितनी होगी, v इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे इक्वेशन को, तो dvc अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt v माइनस v इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो v तो कांस्टेंट है तो v का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो जीरो हो जाएगा। फाइनली हमें करना किसका है, हमें इसका करना है, तो d अपॉन dt माइनस का v इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है ना। अब देखते हैं dvc अपॉन dt दैट इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो माइनस का साइन एजिटेज रहेगा, v भी एजिटेज रहेगा, ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ है, तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा ई टू दी पावर एक्स ही रहता है, तो हम सिंपली इसको एजिटेज लिख देंगे ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। लेकिन जो टी वाला टर्म है जो कि एक्सपोनेंट में है इसका भी हमें करना पड़ेगा, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का टी का तो -1 हो गया और टाउ का टाउ हो जाएगा। तो सिंपली ये माइनस है, ये माइनस है, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी v अपॉन टाउ ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है, dvc अपॉन dt की वैल्यू है ये। अब आप एक चीज खुद सोचो, ठीक है, ई टू दी पावर माइनस टी है और हमें एट द इंस्टेंट t इक्वल टू 0 पर कैलकुलेट करना है, तो ई टू दी पावर जब हम 0 रखेंगे, ठीक है ना, t की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो e टू पावर 0 आएगा, e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, e टू द पावर 0 की पावर 1 होती है, तो v अपॉन टाउ हमारे पास बचेगा, v अपॉन टाउ। और भाई टाउ की वैल्यू आरसी सर्किट में कितनी होती है, आरसी ही होती है ना, जो टाइम कांस्टेंट होगा आरसी सर्किट का वो आरसी ही होगा। तो सिंपली जो आंसर है हमारा वो हमारा निकल चुका है, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास आंसर v अपॉन आर सी, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमें 10 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर गिवन है सीरीज में, तो कुछ नहीं है, कैपेसिटर बना लेते हैं, एक हो गया 10 माइक्रोफैरड का और दूसरा हो गया 20 माइक्रोफैरड का, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने कनेक्ट किया है एक वोल्टेज सोर्स से जिसकी वैल्यू कितनी है 150 वोल्ट है, तो 150 वोल्ट से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमने इसको एक साइनोसोडल स्क्वायर वोल्टेज दिया है, तो देखो याद रखना अगर स्क्वायर वोल्टेज है चाहे Vm हो, V एवरेज हो या Vrms हो, सभी की सभी वैल्यू सेम ही रहती है हमेशा, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। इसके बाद हमें वोल्टेज बताना है 20 माइक्रोफैरड के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, यानी कि इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज V2 बताना है, V2 को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सिंपली हम वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे, V2 इक्वल टू टोटल वोल्टेज V इनटू, देखो इसमें हम वोल्टेज डिवीजन लगा रहे हैं तो इसका वोल्टेज डिवीजन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिस तरीके से रेजिस्टेंस का करंट जो करंट डिवीजन होता है उसी तरीके से कैपेसिटर में जो है वोल्टेज डिवीजन होता है। तो अभी देख लेते हैं हम, क्योंकि इसमें हमने V2 निकालना है हमें, तो V हमने लिख लिया है, इसमें जो टोटल सप्लाई वोल्टेज 150 वोल्ट है। इसके बाद जो वोल्टेज डिवीजन है हमारा उसमें हम जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उसको ऊपर नहीं लिखेंगे, हम इसमें उसके दूसरे वाले को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना, और टोटल को हम नीचे लिख देंगे,
इस तरीके से इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 150/10, 150 इंटू 10/30 दैट इज 5। तो 50 वोल्ट जो है हमारा V2 का वैल्यू आ गया। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि दिए हुए में से कौन सा बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो सॉल्टी वाटर होता है, इसमें जो आयंस अवेलेबल होते हैं, तो आयंस जब इसमें अवेलेबल हैं तो भाई बेसिक सी बात है, बेस्ट कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है। जूल हमेशा ऐसा यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हमें एक करंट का वेव फॉर्म मेंशन है क्वेश्चन में, ठीक है। ये रहा करंट का वेव फॉर्म। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो करंट का वेव फॉर्म है, इसी वेव फॉर्म की करंट किसी इंडक्टर से फ्लो कर रही है, ठीक है ना, किसी इंडक्टर से फ्लो कर रही है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस इंडक्टर के अक्रॉस, उसका वेव शेप कैसा होगा, उसका वेव शेप बताना है हमें। तो देखो VL इक्वल टू क्या होता है, LDI/dt, समझ रहे हैं आप, VL इक्वल टू LDI/dt। तो हम क्या करेंगे, हमें VL चाहिए है, VL की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो भाई सिंपल सी बात है, हमें करंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करंट की वैल्यू को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो एक चीज बताओ, हमें फंक्शन किस तरीके से गिवन है, हमें रैंप फंक्शन गिवन है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो हमें यूनिट स्टेप फंक्शन मिलेगा, या फिर कहें रेक्टेंगुलर वेव मिलेगी हमें। तो जो ऑप्शन डी है ना हमारा, वो सही आंसर हो जाएगा। इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी भाई, सीधा वेवफॉर्म देखा हमने, फॉर्मूला देखा, डिफरेंशिएशन हो रहा है करंट का, तो बस जो वेवफॉर्म हमें गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करना है, बस उसके डिफरेंशिएशन के हिसाब से इसमें जो ऑप्शन डी है उसमें भी यूनिट स्टेप फंक्शन गिवन है, रेक्टेंगुलर फंक्शन गिवन है, तो सिंपली बस उसमें हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें दो वायर गिवन है ए और बी, ठीक है, और इनको सेम मटेरियल से मैन्युफैक्चर किया गया है, सेम मटेरियल से बनाया गया है, लेकिन इनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है, L और 2L, इनकी रेडियस भी डिफरेंट है, R और 2R, ठीक है। लेकिन इनका जो रेशियो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का वो बताना है। दो सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही बात होती है। तो यहाँ पे जो इनने एक की पॉइंट दिया है सेम मटेरियल का, तो जब सेम मटेरियल की हम दो अलग अलग मतलब बायर हम यूज कर रहे हैं सेम मटेरियल के, दो ए और बी अलग अलग बायर हो गए दो, लेकिन मटेरियल उनका सेम है, तो भाई जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है वो भी सेम रहेगी, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है, उसको डायमेंशन से मतलब नहीं है कि तुमने लेंथ डबल करी है कि हाफ करी है, कि रेडियस डबल करी है कि हाफ करी है, ऐसा उससे मतलब नहीं है। उसका तो भाई सीधा सा मतलब है मटेरियल से, तो मटेरियल दोनों का सेम है तो उसका रेशियो 1:1 ही होगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी दोबारा रिपीट हो गया यही। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि एक कोई कॉइल है, इसमें सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स हमने यूज करे हैं और उनका जो टाइम कांस्टेंट है वो स्पेसिफाइड है। तो मान लेते हैं टाउ इक्वल टू, एक कॉइल है तो L/R इसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कॉइल में हम रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा लेके चलते हैं और इंडक्टेंस तो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। तो अब बताना है हमें, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया जाए, यानी कि जो L है, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर के होता है, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे तो जो L है ना, L 4 टाइम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो L हमारा 4 टाइम हो जाएगा। सिमिलर वे में जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होगा हमारा वो लेंथ पे डिपेंड करेगा, जो जब लेंथ डबल करेंगे हम, लेंथ डबल करेंगे हम, तो सिंपल सी बात है भाई रेजिस्टेंस भी हमारा डबल हो जाएगा। तो इंडक्टर हमारा 4 टाइम हो गया और रेजिस्टेंस हमारा डबल हो गया, तो फाइनली जो टाउ 2 निकल के आएगा ना, वो किस तरीके से आएगा, इस एक काम करते हैं, इसको L1 और R1 नाम दे देते हैं, इसको L2 दे देते हैं, इसको R2 दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसकी बस बेसिकली हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4, ठीक है, 4L1 हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से देखो इसको, तो ये मैं क्या कर दिया, इसको काट क्यों दिया, एक सेकंड, इसको काटना नहीं था, इस पूरे को रिमूव कर देते हैं। टाउ 2 इक्वल टू कितना है हमारे पास, 4L1/2R1, ठीक है। तो टाउ 2 इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा भाई, 2 टाउ 1 आ जाएगा ना, यानी कि क्या देखने को मिला
कि जो टाइम कांस्टेंट है आफ्टर द चेंज वो डबल हो गया किसके, इनिशियल टाइम कांस्टेंट के। तो भाई इसका क्या मतलब हुआ कि जो टाइम कांस्टेंट है ना वो डबल हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट कैसा हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट डबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है बताना है। तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज की है, सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि Q इक्वल टू कितना होता है, I इंटू टी। आई का मतलब एम्पियर हो गया और टी का मतलब क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमें दो हीटर गिवन है, 2000 ओम और 2 वॉट के दो हीटर हैं, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस और कंबाइंड पावर बतानी है, वॉटेज रेटिंग बतानी है। तो 2000 ओम का इनका रेजिस्टेंस है और 2 वाट की इनकी रेटिंग है। ठीक है, इस साइड की अगर हम बात करें तो भाई वो भी सेम है। इस तरीके से इनका कनेक्शन किया गया है। तो देखो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट पावर होगी हमारी, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 2000 बाई 2 हो जाएगी सिंपली, 1000 ओम बचेगा हमारा। ठीक है, अब लेकिन हम जब P इक्विवेलेंट निकालेंगे तो P इक्विवेलेंट के केस में जो पावर होती है वो P1 प्लस P2 होगी पैरेलल सर्किट के केस में। तो 2 वॉट प्लस 2 वॉट दैट इज इक्वल टू 4 वॉट। तो एक 4 वॉट ये रहा और 1000 ओम ये रहा। तो भाई ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं।